नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। बारिशों का इंतजार सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति, पूरी धरती करती है। बारिश यानी मानसून का मौसम इतना खास है हम सब के लिए, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, चाहे वो हमारा प्राचीन साहित्य हो, शायरी हो, फिल्मी गीत हो, सब में सबसे ज़्यादा अगर जिक्र किसी मौसम का होता है तो इसी मौसम का होता है, जिसे बारिश, जिसे मानसून कहते हैं। लेकिन एक शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है। वो ये कहते हैं कि रईसों के वास्ते खुशी की बात सही, मुफलिसों के लिए छत का इम्तिहान होता है। अगर बात करें इस मौसम की, तो ये मौसम अपने साथ कुछ स्वास्थ्य की चुनौतियां भी लाता है। अगर बात करें बरसात में होने वाली समस्याओं की, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है। कारण चाहे कुछ भी हो, मौसम अच्छा था, बारिश में भीग गए, उसके बाद घर पहुंचे तो पता चला कि अगले दिन तबीयत खराब हो गई, या फिर मौसम का मजा लेने के लिए बाहर से कुछ खाया तो रात तक आते आते पेट में दर्द, उल्टियां और ऐसी ही समस्याएं शुरू हो गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस मौसम में सावधानी रखना। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बरसात का मौसम दरअसल अपने साथ जब पानी कहीं इकट्ठा होने देता है तो इस मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ता है। घरों में सीलन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो पहले से बीमार हैं उन्हें और भी समस्या होने लगती है। कुछ को ये लगता है कि इस मौसम में त्वचा के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या बरसात का मौसम सिर्फ स्वास्थ्य के लिए चुनौती है? दूसरी तरफ ऐसे भी तो लोग हैं जो इस मौसम का बहुत आनंद लेते हैं। वो क्या करते हैं और किस तरह से इस मौसम में बीमारियों से बचाव किया जा सकता है? क्या सावधानी आपको रखनी है जिससे बीमारी ना हो और स्वास्थ्य बरकरार रहे, ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझते हैं कि दरअसल क्यों बरसात के मौसम में बढ़ती है बीमारियां। गर्मी के बाद बारिश का सभी को इंतजार रहता है। बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन कई तरह के बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा देता है। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी भर जाने के कारण मच्छर पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के अधिक मामले सामने आते हैं। बरसात के मौसम में वातावरण में आर्द्रता या नमी का स्तर बढ़ जाता है और कीटाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति होती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में जल दूषित होने के कारण पेट की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। डायरिया व हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है। इसके अलावा फ्लू या इन्फ्लुएंजा और वायरल फीवर के होने का खतरा भी होता है। आंखों में संक्रमण यानी कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। यही नहीं, त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती हैं, बाल झड़ने की समस्या सामने आती है, त्वचा में संक्रमण और त्वचा की कई समस्याएं भी होने लगती हैं। बरसात के मौसम में कोई भी बीमारी होने पर उसका सही इलाज करवाएं, जिससे स्थिति न बिगड़े और उस रोग को ठीक किया जा सके। साथ ही अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और सावधानी बरतें, जिससे इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव हो सके और आप बरसात के मौसम में स्वस्थ रहें। टोटल हेल्थ डीडी न्यूज़। बारिश के साथ आनंद शब्द जुड़ा हुआ है। आनंद इसलिए कि बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए ये मौसम खुशी का होता है, उमंग का होता है, उल्लास का होता है। धरती हरी भरी लगने लगती है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो खतरे होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, क्यों ना विशेषज्ञों से समझें। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। डॉक्टर अतुल कोचर, आप प्रोफेसर हैं डर्मेटोलॉजी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड ही इज़ पास्ट प्रेसिडेंट IADVL। स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल डॉक्टर अतुल कुमार सूद, हेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फ्रॉम RNR हॉस्पिटल, and Dr. Akshay Chand Dhariwal, Director, National Vector-Borne Disease Control Program। बरसात में होने वाली समस्याएं बेहद आम हैं और बहुत से प्रश्न हैं जो सभी के मन में रहते हैं। इस विषय से संबंधित किसी भी सवाल के लिए या फिर इस 1 घंटे के दौरान हमारे विशेषज्ञों से बात करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealthddnews@gmail.com।
तो आइए चर्चा की शुरुआत करें और सबसे पहले डॉक्टर शर्मा आपसे ये समझने की कोशिश करें कि बरसात का मौसम दरअसल इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया मौसम है, फिर ऐसे मौसम में होता क्या है कि अक्सर आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि ये बरसात का मौसम नहीं बल्कि बीमारियों का मौसम है, डॉक्टर्स के लिए सीज़न का मौसम कहा जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। तो ये क्या होता क्या है इसमें? क्या गर्मी और उमस यही सब कुछ है? इसमें कुछ बीमारियां होती हैं जो कॉमनली ज़्यादा हो जाती हैं और फिजिशियंस और जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनके पास ज़्यादा रोगी आते हैं, जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और फिर पेट की तकलीफ़, उल्टियाँ, दस्त, पेट में दर्द, पीलिया, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो जाती हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्यों बढ़ जाती हैं, बढ़ क्यों जाती हैं? क्योंकि ये ट्रांसमिट होती हैं और कई तरह के इसमें इसी मौसम में आप देखेंगे कि कंटेमिनेशन ड्रिंकिंग वाटर की हो जाती है और कई जगह क्या होता है कि नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, फिर सीवेज सिस्टम भी डिसरप्ट हो जाता है, उससे ड्रिंकिंग वाटर का कंटेमिनेशन हो जाता है। सो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह ट्रांसमिट हो जाते हैं। वो एक्चुअली आप उनका उपयोग करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर केस में चली जाती हैं तो बीमारियां हो जाती जी। हैं। डॉक्टर अतुल कोचर, जब बात आती है त्वचा की समस्याओं की तो ये कहा जाता है कि कोई भी मौसम हो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका त्वचा पर ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन कहा जाता है और बाहरी तत्वों के संपर्क में ज़्यादा होता है। वहीं अगर बरसात के मौसम में संक्रमण की बात करें तो क्या त्वचा का प्रभाव इसकी वजह से भी ज़्यादा होता है त्वचा पर, क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरसेस ज़्यादा हैं? बिल्कुल किरण, बेसिकली देखा गया है कि स्किन को हेल्दी रहने के लिए एक एम्बिएंट टेम्परेचर और वातावरण की ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर उमस भरे वातावरण में जाके बारिश के बीच का जो होता है, जो स्वेटिंग हो जाती है, उसके अलावा गीला बदन रहता है, कुछ लोग भीग जाते हैं तो सुखा नहीं पाते, तो उसकी वजह से स्किन के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और ये हवा में जो कीटाणु हैं वो पनपने शुरू हो जाते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस, जैसे बैक्टीरिया, जैसे कुछ हमारे ऑक्यूपेशनल वजह से भी कि हम अगर तेल का प्रयोग करें या हम गीले कपड़े बदल ना पाएँ, सुखा ना पाएँ, या कुछ स्पेशल पॉपुलेशन ग्रुप हैं जैसे कि डायबिटिक्स हैं जिनका स्किन पे इन्फेक्शन ज़्यादा प्रोन रहता है, तो उनके लिए सब मिला के ये थोड़ा सा एक चैलेंज वाला मौसम हो जाता है। लेकिन प्रिकॉशन लेने से हम इससे काफ़ी, जैसे संजीव जी ने कहा, कि हेल्दी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। जी डॉक्टर धारीवाल, बरसात का मौसम आते ही सबसे ज़्यादा चिंता आप जैसे विशेषज्ञों को ज़्यादा होती है क्योंकि मच्छर सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसी मौसम में ही सबसे ज़्यादा मच्छरों का प्रकोप होगा? और सबको मालूम है कि बरसात आने लगती है तो डेंगू और मलेरिया के बारे में फिर वो सुर्खियाँ बनने लगती हैं। बारिश के साथ बिल्कुल ये चिंता का विषय है, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब बारिश हो रही होती है और जब पानी का बहाव होता है तो उसमें जो मच्छर जनित रोग हैं, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, वो कम होता है। पानी का जब ठहराव होने लगता है, जो बारिश के बाद में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ना केवल बड़े बड़े पोखर, तालाब, उनमें पानी, छोटे छोटे जो कंटेनर्स आजकल प्लास्टिक का जैसे बहुत ज़्यादा प्रयोग बढ़ रहा है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाने से एडिस का जो डेंगू का मच्छर है जी, वो बढ़ जाता है और इसी तरह से मलेरिया का प्रकोप लगभग 15 दिन बाद, बारिशों के बाद में, पानी इकट्ठा होने के बाद में, जो एक मॉस्किटो की साइकिल कंप्लीट होने में लगती है और उसके बाद उसमें जो भी पैरासाइट या जर्म्स हैं, वायरल हैं, वो पनपने में लगभग 7 दिन और लगते हैं जी। तो ये जो है वो ध्यान में रखने की बात है। लेकिन ये सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं यदि हम जो है वो तैयारी करें, और उस उद्देश्य के साथ में आज का कार्यक्रम बड़ा उपयुक्त है, बड़ा
समय पर किया जा रहा है। जी, और पूरे कार्यक्रम में हम आपसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी अभी से लोगों को करनी चाहिए जिससे ये सारी समस्याएं न हो। डॉक्टर सूद, जब भी बरसात की शुरुआत होती है और गर्मियों से ही बल्कि कहा जाए कि बाहर का खाना खाया तो तबीयत खराब हो गई, कहीं बाहर जाके पानी पी लिया, ये ध्यान नहीं दिया कि ग्लास धुला था कि नहीं, तो तबीयत खराब हो गई, तो क्यों बढ़ती हैं इस मौसम में पेट की समस्याओं की अगर बात करें, और कौन कौन सी बीमारियां आप आमतौर पर देखते हैं? उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पुराने ज़माने में कहते थे जो आज बना वो आज ही खाओ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पुरानी चीज़ें स्टोर होके वो नहीं खानी चाहिए, या आजकल जैसे फ्रिज चलता है, फ्रिज में रख दिया फिर बाहर निकाल दिया, तो एक ये कारण रहता है। दूसरा है कि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो जो ये कीटाणु है इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो गर्मी के मौसम में ये कीटाणु बढ़ने के कारण से उनकी ग्रोथ होने के कारण से ज़्यादा चीज़ें, और पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो बाहर मिठाई की दुकानें हैं, वहाँ मक्खियाँ बैठ रही हैं और वो मक्खियाँ वहीं से उठ के आ रही हैं जहाँ पे उन्हें होना चाहिए। तो ऐसे में ये सब बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्लस जो पानी है, क्योंकि पानी का भाव स्लो हो जाता है इस दौरान में, गर्मियों में, तो उसमें वो बैक्टीरिया की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है या वायरसेस की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब ये फिर बारिशें आती हैं, यही भाव लेकर शहरों की तरफ या गाँव की तरफ जाते हैं और इसके कारण से ये इन्फेक्शंस फिर ज़्यादा बढ़ते हैं। जी, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इस मौसम में जितना खा सकते हैं उतना ही पकाएं। डॉक्टर शर्मा, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये कि एक तो पानी और भोजन की बात है, फिर पानी में भी साफ पानी की बात आई। साफ पानी के अलावा अगर हम बात करें तो जिन लोगों को पहले से ही कोई समस्या है, मान लीजिए किसी को हृदय रोग है, एस्थमा है, अक्सर ये भी बात आती है कि जिनको पहले से कुछ समस्या है तो बरसात में क्या उनको कुछ ज़्यादा खतरा होता है? हाँ, उनको ज़्यादा खतरा होता है। आपने सही बताया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, पेशेंट है दमे का, अस्थमा का, ब्रोंकियल अस्थमा का, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से फंगल स्पोर वॉल्स पे ग्रो कर जाते हैं, तो अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ये फंगल स्पोर प्रेसिपिटेट कर देते हैं, अस्थमा के अटैक को भी कर सकते हैं। और बाहर तो आप देखें तो कीटाणु और बैक्टीरिया, वायरसेस भी होते हैं एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी है। सो ये भी जैसे बारिश हुई तो ये भी इनहेल हो जाते हैं, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। सो स्वाभाविक है कि निमोनिया और अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एज सच बढ़ जाती हैं। जी डॉक्टर कोचर, बरसात के मौसम में किन लोगों को ज़्यादा समस्या होगी, जिन्हें क्या पहले से कोई स्किन की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ लोगों को कहा जाता है कि स्किन उनकी सेंसिटिव है, तो क्या इस मौसम में उन्हें ज़्यादा ख्याल रखना होगा? बिल्कुल, अगर किसी का स्किन पहले से ही सेंसिटिव है, जैसे हम एक कैटेगरी बनाते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस की, तो उन्हीं में ये रेस्पिरेटरी जो डॉक्टर शर्मा ने अभी बताया कि उन्हीं में वो ज़्यादा प्रोन रहेंगे। अगर कोई डायबिटिक है तो उसके अंदर भी स्किन के ऊपर जो सुपरफिशियल इन्फेक्शंस हैं कि जिसमें वायरल, बैक्टीरियल और फंगल तीनों रहते हैं, वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। या अगर कोई ऑक्यूपेशनल वजह से ओपन में काम करने को मजबूर है, या सुखा नहीं पाता है, या गीला फ्रीक्वेंटली हो जाता है, या सेंसिटिव स्किन है, तो ये सब चीज़ें मिला के उनको ज़्यादा इस वेदर में बीमारियों के लिए प्रोन बनाती हैं। एक बात डॉक्टर सूद, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, पानी को लेकर आपने कहा कि किस प्रकार से ये ख़तरा बढ़ जाता है। तो बहुत से लोग हैं जो बाहर काम करते हैं और पता ही नहीं होता, पानी को देखने से कई बार पता ही नहीं चलता कि ये दूषित है, कंटामिनेटेड है कि नहीं है। सावधानी अगर बरतने की बात आए तो सबसे आम गलती हम सभी क्या करते हैं? बाहर जो लोग काम करते हैं, जिन्हें कोई माध्यम नहीं है अच्छा स्वस्थ पानी पाने के लिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उन्हें अपने साथ में घर से साफ पानी ले जाएं, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा है कि अगर बाहर पीना ही है तो अगर गर्म पानी कहीं से मिल सके या उबला हुआ पानी मिल सके जो आम जनता के लिए काबिल होगा, वो ये करना ज़रूरी है। बाकी आप बहते हुए, अगर कहीं और कोई जगह नहीं है तो बहते हुए पानी में से अगर पानी पिएंगे तो उसका साफ़ होने का चांसेस ज़्यादा है, बजाय कि कोई खड़ा पानी हो या कहीं जहाँ एक
तालाब है, वहाँ से अगर पानी पिया जाए तो वो ज़्यादा। जी, और सावधानी के तौर पे क्या किया जाए ये जानेंगे पूरे कार्यक्रम में। फिलहाल लोकेश जी हैं राजस्थान से फोन लाइन पर। लोकेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि जो इस मौसम में स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि डैंड्रफ बढ़ जाता है बालों के अंदर, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? जी, डॉक्टर अतुल क्या कहना चाहेंगे? इनका सवाल बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन हम जब कैटेगराइज करते हैं रेनी सीजन में स्किन या त्वचा की बीमारियों की, तो उसमें 4 मेन कैटेगरी रहती हैं। एक तो सुपरफिशियल इन्फेक्शंस, जैसे कि फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल। फंगल में तो ऊपर से रिंग वर्म कॉमनली कहा जाता है, बैक्टीरियल में फोड़े फुंसी, और वायरल में चिकन पॉक्स और हर्पीज ज़ॉस्टर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। जो इन्होंने कहा कि डैंड्रफ एक तरह का माइल्ड या लो ग्रेड एक्जिमा या सेबोरिक डर्मेटाइटिस कैटेगरी में आता है। इसका प्रचलन वैसे बारिश में कम हो जाना चाहिए, अनलेस कोई इस मौसम में भी बालों में तेल लगाए, तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स या जो ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से डैंड्रफ होता है। तो इस मौसम में हमें कॉस्मेटिक्स या ऑयली प्रोडक्ट्स का उपयोग बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तो हम उससे फिर डैंड्रफ जैसी बीमारियों से तो बचे रहेंगे। डॉक्टर अतुल, बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्योंकि इस मौसम में बाल ड्राई हो रहे हैं, तो जितना ज़्यादा ऑयल का उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो मुलायम भी रहेंगे और शायद डैंड्रफ भी नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल एक गलत धारणा, एक तरह की मिथ है। इसे एक कैटेगोरिकली मैं डिनाई करना चाहूँगा। इस मौसम में खास तौर से अपने बालों में और स्किन में ऑयली प्रोडक्ट्स या ऑयल बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करता है, उससे हमारे पसीने को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो बालों की ग्लॉस के लिए कोई माइल्ड शैम्पू या कंडीशनर उपयोग कर लें, या लगाना ही हो तो नहाने के 1 मिनट पहले, वो ओवरनाइट वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि रात को लगाया सुबह धोया, 1 या 2 बूंद कोई ऑर्गेनिक ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल है, वही बेस्ट है। सरसों का तेल का तो बिल्कुल प्रयोग ना करें इस मौसम में। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे और हो भी यही रहा है कि ज़्यादातर लोग अपने बालों को और त्वचा को लेकर बहुत चिंतित हैं। एस घनश्याम सिंह हैं। डॉक्टर अतुल कोचर, वो ये जानना चाहते हैं कि ये कहा जाता है कि अगर इस मौसम में आप बरसात में अगर नहा लेंगे तो त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि हमने एसिड रेन के बारे में भी सुना है, तो क्या हमें बरसात में नहाना चाहिए ताकि हमारी त्वचा अच्छी रहे, या बचना चाहिए? नहीं, एक आध बार नहाने से तो इनकी वो बिल्कुल ठीक है कि हमारे स्किन के लिए हेल्दी रहता है, एक तरह से क्लीन हो जाता है वैसे। हाँ, नहीं, अगर एसिड रेन ना रहे, जो कि अब कम होती जा रही है, जितना कुछ शुरू में जो बारिश है उसके लिए मना करते हैं ना, कि वो उसके अंदर कंटामिनेंट्स नीचे सेटल हो जाते हैं, पॉल्यूशन वाले। उसके बाद अगर बारिश में नहाएंगे तो क्या सचमुच त्वचा के लिए फायदेमंद होता है? एक्चुअली ये फिल्टर्ड पानी है, जो बारिश से नीचे गिरता है वो प्योर फिल्ट्रेशन है, तो इससे क्लीन पानी नहीं है। लेकिन रोज़ का ये नहीं रहना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है कि नहाने के बाद उसको सुखाना बहुत ज़रूरी है, गीला ना छोड़ें, और इसको हैबिट ना बनाएं, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम कैसा है, मेकअप कैसा है, कि आप बारिश को झेल भी पाएंगे कि नहीं। तो ये जनरल एडवाइजरी नहीं है। बारिश को देखते ही बाहर चले गए और भीगना शुरू, ये ना थोड़ा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, ये बताइए, अब इस मौसम में एक सबसे कॉमन चीज़ होती है कि दिन भर कभी बारिश में भीगे, कभी वैसे भी, थकान के बाद शाम को शरीर टूटने लगा, हल्की सी हरारत, मन में डर इस बात को लेकर होता है कि वायरल है, फ्लू है, डेंगू है, मलेरिया है, क्या है, कैसे समझें? और अगर बुखार आता है, पहला दिन है, उसके बाद हमें करना क्या होगा? पहली बात तो चलिए, आपने क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ये सिंपल वायरल फीवर भी हो सकता है, फ्लू और कोल्ड जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड, क्योंकि वायरसेस बढ़ जाते हैं रेन के साथ और वो इनहेल हो जाते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल फ्लू हो सकता है जी। और या फिर दूसरे वायरसेस भी होते हैं, एडिनो वायरसेस वगैरह, राइनो वायरसेस, उसमें नाक का बहना वगैरह कॉमन होता है, गले में दर्द हो सकती है। डेंगू में थोड़ा पिक्चर डिफरेंट होता है, इसमें बॉडी एक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आँखों के पीछे दर्द का होना, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाइड्रेशन वगैरह की। बाकी चिकनगुनिया भी हो सकता है, इसमें फीवर के अलावा जॉइंट्स वगैरह भी अफेक्ट होते हैं, और मलेरिया भी हो सकता है। तो ये कहना मुश्किल है। राइगर्स सभी में वायरल फीवर में होते हैं, राइगर्स भी हो सकते हैं, पहले दिन ही कहना बहुत मुश्किल है जी। और अप्रोप्रिएट टेस्ट होने चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर कोई दुविधा, डायग्नोस्टिक कितने दिन बाद? 2-3 दिन वेट कर ले, 2-3 दिन वेट करें। हाँ जी। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, सुधींद्र हैं, पन्ना मध्य प्रदेश से, टेलीफोन लाइन पर। सुधींद्र जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप?
सुरेंद्र जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो सवाल पूछें। लगता है फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं है। जी डॉक्टर सूद, आपसे ये समझें कि जब भी आपने दो बातें कही कि एक तो अगर खाना जो है ठीक से नहीं बनाया गया या फिर स्टेल फूड हो गया, बाद में बासी खाना खाया, तो उसकी हैंडलिंग को लेकर एक इशू रहता है, स्टोरेज कैसे हुई, और दूसरा पानी को लेकर। तो कौन सी बीमारियां होंगी जिनका खतरा बढ़ेगा और कौन से वो लोग होंगे जिनमें अगर ये बीमारियां होती हैं तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं? दो मेन तरह की बीमारियां होती हैं। एक आंत से रिलेटेड कि आपने कुछ ऐसा खाया जो आपको सूट नहीं किया, उसमें उल्टियाँ, पेट दर्द, दस्त, खूनी टट्टियाँ, ये चारों चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा है कि वो वायरस आपने बॉडी में अंदर गया आंत से, पर वो शरीर में फैल गया, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस बोलते हैं जिसको। और ये पानी से जाने वाला जॉन्डिस जो होता है, ये दो तरह का होता है, वायरल हेपेटाइटिस ए और वायरल हेपेटाइटिस ई, और ये दोनों पानी के माध्यम से जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोन होते हैं इन बीमारियों के कारण से, उनकी पुरानी बीमारी जो है वो बढ़ने का, जैसे कि किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिजीज है, ये लोग जो हैं इन इन्फेक्शन से इनकी ये वाली बीमारी बढ़ जाती है, और नॉर्मल बैक्टीरिया जो 2 दिन 3 दिन में या 1 दिन में ठीक हो जाना है, उसको हफ्ता 2 हफ्ते महीना भी लग सकता है। और वो बीमारी जो उनकी पुरानी बीमारी है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी बढ़ गई, तो उसके लिए फिर उनको जो उसकी पुरानी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसकी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं, उसको महीना 2 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं उस बीमारी को कंट्रोल होने में। जी। दूसरा है कि जैसे वायरल हेपेटाइटिस ए या ई है, तो जैसे प्रेगनेंसी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए ये इन्फेक्शन ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बिकॉज इसमें मोर्टेलिटी जो है वो अप टू 20% तक हो सकती हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जी। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि अगर किसी को ऑलरेडी लिवर की बीमारी है पुरानी, उसमें वो अभी तक ठीक चल रहा है दवाइयों के बल पे, और इस वक्त इस दौरान में अगर उसको वायरल हेपेटाइटिस ए या ई हो गया, तो फिर उसकी बीमारी जो पुरानी है वो लिवर बढ़ जाएगा, वो डीकॉम्पेंसेट बोल देते हैं उसको, डीकॉम्पेंसेट हो जाता है, पेट में पानी भर सकता है, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, वो बेहोशी में जा सकता है, उसकी किडनी भी खराब हो सकती है। तो इसलिए जिन लोगों को पहले से लिवर की बीमारी है उनको पानी रोग जो है, जो जॉन्डिस है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। और वायरल हेपेटाइटिस ए जो है वो ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, और वायरल हेपेटाइटिस ई जो है वो एडल्ट्स में पाया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जिनको वायरल लिवर डिजीज हैं पहले से, अगर वो बच्चे हैं तो उन्हें वायरल हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन भी दिया जा सकता है, टू प्रिवेंट कि उनका डीकॉम्पेंसेशन ना हो। जी। और फिलहाल हिमाचल प्रदेश से काकू जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी, मुझे जो बरसात के मौसम में जुकाम बहुत ज्यादा लगता है। बरसात के मौसम में मुझे जुकाम बहुत ज्यादा लगता है, और छींके और पानी नाक से बहुत बहता है। जी डॉक्टर शर्मा, जुकाम रहता है इस मौसम में, छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा? जी ज्यादा। हाँ, एक्चुअली ये तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये सिंपल वायरल फीवर भी हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, या फिर अगर कोई अस्थमा का पुराना पेशेंट है या एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है, अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि फंगल स्पोर्स वगैरह भी इनहेल हो सकते हैं, या वायरल इन्फेक्शन भी प्रेसिपिटेट कर सकती हैं इसको। सो अगर पुराना पेशेंट है तो उसको नई प्रेसिपिटेशन हो सकती है इन चीज़ों की, इन बीमारी इस बीमारी के दौरान, इस सीज़न के दौरान, और ये नई चीज़ भी हो सकती है। तो अगर वो नई चीज़ होगी तो सेल्फ लिमिटिंग होगी, इसमें ज़्यादा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इनको क्या करना चाहिए? इनको डिपेंड करता है, एक्चुअली ये पुराने अस्थमेटिक है या इनको एलर्जिक राइनाइटिस है, तो अब फिलहाल तो उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। अगर और जो पुरानी दवाइयाँ ले रहे हैं उसकी मात्रा के भी शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो लोकल डॉक्टर को कंसल्ट कर लें कि वेदर ये नई चीज़ है या पुराने पे नई चीज़ हो गई है। डॉक्टर शर्मा, हमारे पास कुछ दर्शकों के ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। आकाश कुमार वर्मा ये पूछ रहे हैं कि मैंने कुछ दिन पहले ठंडा पानी पी लिया था, जिसके बाद मुझे खांसी सर्दी हो गई, और मैंने जो पानी पिया था वो पैकेज वाटर था, बिल्कुल ठीक ठाक पानी था। तो क्या ये सभी को ये ख़तरा रहता है? हम ये आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि इस मौसम में
ऐसा क्या होता है, टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो जाता है तो बहुत से लोगों को ये समस्या हो जाती है, वो ये कहते हैं कि उनको खांसी सर्दी हो गई ये सब। तो क्या ठंडे पानी का रिश्ता है या ठंडे पानी के अलावा कुछ और चीज़ होती है? ठंडे पानी का तो रिश्ता है ही, बट इसके अलावा भी जैसे बारिश में हम भीग जाते हैं, 2-3 दिन के बाद हमें बुखार हो जाता है, उसका वो भी सही है एक्चुअली। उसमें क्या होता है कि जैसे हम भीगते हैं तो बॉडी हीट लॉस होती है, बॉडी हीट को जो हीट लॉस होती है बॉडी सरफेस से, उसको कंपनसेट करने के लिए बेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। उसमें क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर अंदर से राइज़ होता है और उसमें राइगर्स वगैरह फीवर, वो बॉडी की अपनी रिस्पॉन्स है। रही बात इनकी ठंडे पानी से, उसका इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का टेम्परेचर गर्म होता है। जैसे हम बिल्कुल चिल्ड पानी पीते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस म्यूकोजा पे होता है, उससे इनको प्रॉब्लम हो सकती है, जेन्युइन प्रॉब्लम। तो अगर वायरसेस वगैरह के लिए, बैक्टीरिया वगैरह के लिए ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी हो जाती है। डॉक्टर शर्मा, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक तो सभी को एहतियातन ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, बहुत ठंडा है एक चीज़, और अगर जो लोग एसी में भी रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर करके नहीं बैठना, क्या ये भी कहना चाहेंगे आप? ये भी बिल्कुल सही है कि बहुत ही ठंडा ना हो, वो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह की भी हो सकती है। चला के इस मौसम में भी रजाई ओढ़कर सोते हैं, कंबल ओढ़कर सोया करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये ठीक है या गलत है? जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए तो ठीक है, बट जो रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह के पेशेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जी डॉक्टर धारीवाल, चर्चा के दौरान आपने एक बात कही थी कि ये सही समय है कि सब लोग जान लें, जो तैयारी है वो अभी से करनी होगी। तो यहाँ पर आप ज़रा ये समझा दीजिए कि कौन सी साइट्स होंगी जहाँ पर पानी इकट्ठा होने से मच्छर पनप सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग सफाई करते हैं घर के बाहर या आसपास की जो जगहें होती है, लेकिन घर के अंदर क्या चल रहा है यहाँ ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल, ये बड़ा आज की तारीख में अपने आप को प्रिपेयर्ड करने के लिए कि ये बीमारियां ना हों, खास करके पानी के ठहराव से मच्छर जनित जो रोग होते हैं उसमें डेंगू का नाम नंबर 1 पर आ रहा है। उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है और हर वर्ष कुछ ना कुछ बात इसको लेकर के चर्चा में रहती है। जैसे पिछले वर्ष 2015 में दिल्ली में काफ़ी मामले आए थे और काफ़ी सीवियर। इन सब का प्रिवेंशन, जो बात मैंने कही थी कि यदि तैयारी की जाए तो उसमें ख़ास बात ध्यान रखने की ये है कि डेंगू का जो मच्छर है, एडीज मच्छर, वो एक तो साफ़ पानी प्रेफर करता है और छोटे छोटे कंटेनर्स, इतने छोटे कंटेनर की जो बिस्लरी की बॉटल है उसकी यदि कैप उल्टी जो है वो रख दी जाए, उसमें भी पानी इकट्ठा हो तो वो भी पर्याप्त है। तो घर के अंदर भी ये संभावना है, कूलर वगैरह में फ्लावर वेस्ट वगैरह आजकल रखते हैं घरों में और चीज़ें रखते हैं, उसमें ये पनपने की संभावना रहती है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। उसके साथ साथ कुछ ऐसे जो हैं वो जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, और आजकल शहरों में ये भी एक बहुत बड़ा फैशन हो गया है कि घर के अंदर फाउंटेन बनाने लगे, रखने लगे जी। वो पानी इकट्ठा रहता है, तो उसमें यदि बड़ा घर है और बड़ा फाउंटेन है तो एक तरह की मछली आती है जिसको लार्वियोरस फिश बोलते हैं, गप्पी नाम है मछली का, और वो आजकल सब जगह उपलब्ध हैं और उन मछलियों का प्रयोग करके हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा घर पर कि मच्छर का ना प्रयोग एंट्री हो पाए तो स्क्रीनिंग जो है वो करना, अपने आप को बचाना कि बाहर यदि कहीं पनप रहा है मच्छर तो वो घर के अंदर मॉस्किटो फ्री होम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज ए पार्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस। जी डॉक्टर शर्मा, जो बात हो रही थी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक तो इंतज़ार करना है अगर किसी को बुखार आता है, 3 दिन अगर बुखार चल जाए, क्या अलग अलग तरह के बुखार में फीवर का पैटर्न अलग होगा जिससे कोई अंदाज़ा लगाए, या 3 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर जो सलाह दे फिर उसके बाद जांच कराए? क्या करना है, रूट क्या होगा? एक्चुअली डे 1 से भी आप एक्चुअली सतर्क रहें कि जैसे रैश है और फीवर है, बॉडी एक्स है, तो ये डेंगू की तरफ भी जा सकता है। इसको फेब्राइल पीरियड में रैश इज़ वेरी प्रोमिनेंट फीचर। डेंगू के अलावा किसी और बुखार में भी क्या रैश स्किन पे आ सकता है? रैश हो सकता है, हो सकता है। हाँ हाँ, स्क्रब टाइफस वगैरह में
लेप्टोस्पायरा में हो सकता है। तो हर रैश को डेंगू ना समझें। हाँ, रैश का मतलब डेंगू नहीं है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कुछ पॉइंटर जैसे मैंने बताए, आँखों के पीछे वाले हिस्से में आँखों के मूवमेंट से अगर दर्द हो रहा है दोनों तरफ, हेडेक है, रैश है, तो ये ज़्यादा पॉइंट करते हैं डेंगू की तरफ। और उस वक्त देखना है कि आपको कहीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है, वो डे 3 के बाद शुरू हो जाता है, उसके सतर्क रहने की ज़रूरत है उसमें। और चिकनगुनिया में जॉइंट्स आमतौर पे नवंबर दिसंबर में हम देखते हैं दिल्ली में चिकनगुनिया भी होता है, जिसमें डोमिनेंटली आपको लगेगा इस मौसम में ज़्यादा नहीं होता। इस मौसम में केसेस आते हैं, कम आते हैं, डेंगू ज़्यादा आते हैं। फिर मलेरिया भी हो सकता है, जिसमें राइगर्स के साथ, कंपन के साथ बुखार, शिवरिंग वगैरह होती है। फ्लू तो हो ही सकता है। वायरल फीवर्स जो हैं, इवन फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, उसमें भी राइगर्स हो सकते हैं आपको। टाइफाइड में डिफरेंट पैटर्न होता है, उसमें दस्त भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, और उसमें फीवर, इंटेंस हेडेक हो सकता है, फ्रंटल हेडेक, और एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, जैसे जैपनीज एंसेफेलाइटिस कुछ एरिया में इस मौसम में कॉमन है। उसमें दौरा भी पड़ सकता है और थोड़ा सेंसोरियम मतलब बेहोशी की हालत में भी मरीज जा सकता है। तो डिपेंड करता है उस एरिया में। यहाँ पर हम कम देखते हैं जैपनीज एंसेफेलाइटिस के केसेस को, मुजफ्फरपुर एरिया में काफ़ी कॉमन होता है। डॉक्टर अतुल, जब भी बात आती है किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो आम तौर पर लोगों को लगता है आजकल केमिस्ट के पास बहुत जानकारी है, तो उसके पास जाइए, कोई भी दवा ले लीजिए, ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल भी होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ उतना करना ही काफ़ी है, या क्यों ज़रूरी होगा किसी भी विशेषज्ञ के पास जाना अगर कोई स्किन इन्फेक्शन होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया आपने किरण जी। एक्चुअली सेल्फ मेडिकेशन एक हद तक ठीक है, लेकिन हम उसे एक अगर टेक होम मैसेज है तो वो जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स तभी यूज़ करें, वो भी 1 या 2 दिन के लिए, सिम्टोमेटिक, अगर इचिंग से अगर आपको टेम्परेरी निजात चाहिए तो। नहीं तो ये देखा गया है कि इसकी वजह से फंगल रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो कन्वेंशनल डोजेज है, जो हम मान लीजिए 1 हफ्ता या 2 हफ्ते ट्रीटमेंट में बीमारी जड़ से ठीक हो जाती थी, वो अब महीनों क्या सालों तक लग रही है। तो एक तो बीमारियां फैल बहुत रही हैं, और दूसरे वो कन्वेंशनल डोजिंग से ठीक नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए हर डर्मेटोलॉजिस्ट ने और हमारी एसोसिएशन, जो कि IADBL एक नेशनल बॉडी है, इन्होंने एक मुहिम उठाई है जिसमें हमें DCGI का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, और हमें पूरा एक सेलिब्रिटी भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं। उसका बेसिक मैसेज ये है कि सेल्फ मेडिकेट ना करें। ओवर दी प्रोडक्ट्स, जो काउंटर प्रोडक्ट्स हैं, OTC प्रोडक्ट्स, उनमें स्टेरॉयड का प्रयोग बिल्कुल बंद करें, और जहाँ तक हो सके एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करें जी। तक। और बीमारी की जो दवाई बताई गई है उसे 1 या 2 हफ्ते जैसी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिला, उसे बंद मत कीजिए। उसे पूरे अपने, जब तक डॉक्टर मना ना कर दे कि अब आप एडिक्वेटली ट्रीटमेंट है, तो वो लीजिए जी। और फिलहाल एक और कॉलर हैं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ, जो फोन लाइन पर मौजूद हैं इस समय। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, खासकर डैंड्रफ संदर्भ में उन्होंने शायद कहा था जी। तो मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर नवजात शिशु पैदा होते हैं तो उनकी माताओं द्वारा सिर में मालिश की जाती है तेल से, और शरीर के विभिन्न अंगों में भी मालिश की जाती है, तो क्या यह उचित है? जी और दूसरा प्रश्न साथ में ये है मैडम कि अगर कोई भी रोग, जैसे डेंगू की चर्चा की जा रही है जी, या और दूसरे रोग की चर्चा की जा रही है, तो अगर वो रोग हो जाता है तो एक सामान्य आदमी को प्राथमिक उपचार किस प्रकार करना चाहिए, इसके संदर्भ में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, बहुत महत्वपूर्ण है आपके दोनों ही सवाल। डॉक्टर अतुल, सबसे पहले आपसे कि बहुत जो छोटे बच्चों में मालिश का, इनका ये क्वेश्चन बहुत ही उचित है। इसमें नवजात शिशु की मालिश का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हर हालत में मसाज या मालिश करनी चाहिए, लेकिन किससे करनी चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि तेल का प्रयोग ना करें, नहीं तो बच्चे का स्किन बहुत सेंसिटिव रहता है। उसमें किसी भी तरह का तेल, चाहे लाल तेल, चाहे सरसों का तेल, चाहे नारियल का तेल, इस बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं है। अपने हाथ पे टैल्कम पाउडर या स्टार्च फ्री टैल्क लगाकर उसका मसाज ज़रूर करें, दबा दबा के। वो बच्चे की ग्रोथ में बहुत ही हानिकारक रहता है, बहुत ही मतलब बेनिफिशियल रहता है, सॉरी। लेकिन तेल का प्रयोग ना करें। तेल, घी
लाल तेल जो जिस तरह की प्रचलन है, तो वो मीडियम ऑफ मालिश इंपॉर्टेंट नहीं है, मालिश की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। जी। और जो इनका दूसरा सवाल था डॉक्टर सूद, आपसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए फूड पॉइजनिंग हुआ या फिर कंटामिनेटेड वाटर से समस्या हुई, तो अक्सर जो है पेट में दर्द हो गया या फिर उल्टी हो गई या लूज मोशंस हो गए, तो ऐसे में फर्स्ट एड के तौर पर सबसे पहले कोई व्यक्ति क्या करे? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 99% या 95% जो फूड पॉइजनिंग होती है ये अपने आप 6 से 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए। कोई एंटीबायोटिक लेना है, कोई डॉक्टर को दिखाना है, वो ज़्यादातर ज़रूरी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि 4, 6, 8 लूज मोशन से शरीर का पानी कम नहीं होता है। आप खाना खाते रहें, खाना बंद नहीं करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी वक्त किसी कारण से ये लूज मोशंस क्वांटिटी बढ़ जाती है, 24 घंटे से ज़्यादा रहती है और इसके साथ में बुखार आने लगता है, तेज़ बुखार आने लगता है, या लूज मोशंस के साथ में ब्लड भी आने लगता है, तो ये 3 जो हैं चीज़ें, और या उल्टियाँ नहीं रुकती हैं, तो ऐसी 3 चीज़ों में फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इस दौरान में अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक दे सकता है। और अगर आप नहीं हैं इस पोजीशन में कि डॉक्टर तक पहुंच सकें, तब तक आप अपने काम चलाना है, तो उसके लिए आपको ORS फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो देनी ज़रूरी है। तो वो आप या तो ORS जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो आप बाज़ार से ख़रीद लें, वो ले लें, नहीं तो घर में ही आप उसको चाशनी बना सकते हैं, जिसमें 6 चम्मच शुगर और 1 चम्मच नमक, नींबू डाल लीजिए चाहे साथ में अपने टेस्ट के लिए, और वो 1 लीटर पानी में डालकर वो पीते रहिए कि कितने लूज मोशंस हो रहे हैं उसके हिसाब से। जीवन रक्षक घोल जिसे कहते हैं। जीवन रक्षक घोल। जी। डॉक्टर धारीवाल, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, इस मौसम में आपने बताया कि जो घर के बाहर जो पानी जमा है और घर के अंदर कहाँ कहाँ ख़तरा छिपा हुआ है। पहली बात तो ये है कि हम सबको ध्यान रखना है, आप जब भी कार्यक्रम में आते हैं आपने हमेशा कहा है कि बजाय हम दूसरों से ये अपेक्षा करें, हमें सबसे पहले तो अपने ही घर को ठीक करना जो हमारे हाथ में है। अब बात रह जाती है दूसरी कि अगर घर के आसपास पानी इकट्ठा है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, ठीक है हमने घर को तो ठीक कर लिया, लेकिन मच्छर तो बाहर से जब घर में आएगा उसके लिए क्या करें? हम अधिकारियों के पास जाएं या खुद कुछ करें, क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें ये समझना ज़रूरी है डेंगू के परिप्रेक्ष्य में कि डेंगू का मच्छर जो बात हो रही है, नालियों का जो पानी है, गंदा पानी जो है जो ठहर जाता है, उसमें डेंगू का मच्छर नहीं होता। लेकिन उसमें मच्छर होगा। लेकिन उसमें मच्छर होता है, और ये मलेरिया का हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। जो मच्छर गंदे पानी में और ड्रेन्स वगैरह में होता है वो क्यूलेक्स टाइप का मॉस्किटो जो है वो होता है, जिसको हम न्यूसेंस मॉस्किटो भी बोलते हैं। काटेगा, वो ज़्यादा परेशान करता है। अच्छा। काटेगा भी, और उसका जो नंबर है वो भी ज़्यादा रहता है। तो प्रश्न ये है कि लेकिन बीमार नहीं करेगा। बीमार नहीं करेगा। अच्छा। ये मच्छर खास करके जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं उसमें वो बीमारी बहुत कम होती है। फाइलेरिया नाम की बीमारी है जो पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, पूर्वी प्रदेशों में होती है, वो ये बीमारी ज़रूर फैलाता है। और इसके लिए जो खास प्रश्न है कि क्या किया जाए, क्या दायित्व हमारा है और क्या दायित्व सरकार का है। तो इसमें बिल्कुल सरकार की तरफ से ये योजना होती है कि बारिशों से पहले डीसिल्टिंग ऑपरेशन होता है। यदि इसके बारे में कहीं किसी क्षेत्र में ये जानकारी में आता है कि नहीं हो रहा है, तो वो संबंधित अधिकारी को हमारा बनता है दायित्व कि हम सूचना दें और अपने उस क्षेत्र को करवाएं। और दूसरा, कुछ काम ऐसे हैं जो व्यक्ति विशेष खुद कर सकता है। घर के बाहर ये आजकल खास बीमारी जो है वो है कि शहरीकरण हो रहा है, उसमें नालियां बंद रहती हैं और वो अपने ही कारण से होती हैं, और कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है। प्लास्टिक क्या करें उसमें? ज़्यादा जो है वो है। तो वो हम अब ये करना शुरू करें
कि प्लास्टिक को आप बाहर जो है वो ना फेंक करके एक उपयुक्त स्थान पर, नहीं, अगर जिससे घर कि के वो आगे ब्लॉक अगर पानी जमा है, आपकी तमाम बातों के बावजूद मेरे घर के आगे अगर पानी जमा है, मुझे क्या करना है ये बताइए। तो उसमें कुछ दवाइयाँ हैं अच्छा, जो कॉरपोरेशन के या जो भी स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं उनके पास में रहती है, वो उसको लार्वा को किल करने के लिए, वरना वो थोड़ा सा दवाई मिट्टी का तेल वगैरह डाल सकते हैं। मिट्टी का तेल भी जो है वो छोटे स्तर पर जी डाला जा थोड़ा सकता सा। है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। मलेरिया के मच्छर के बारे में आपने नहीं बताया, वो कहाँ पनपेगा? बाहर क्यूलेक्स हो रहा है, घर में डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर कहाँ गया? मलेरिया का जो मच्छर है वो जो कंटेनर्स हैं, इस तरह के बड़े कंटेनर्स हैं, उसमें मलेरिया का मच्छर एनोफिलीज ग्रो करता है। ठीक। स्ट्रीम में भी जो स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं उसमें भी, और ये खास करके जो वनवासी क्षेत्र हैं, ऐसे जो है वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा होता है पानी का ठहराव जो है वो हो सकता है, वहाँ ज़्यादा रहता है। धन्यवाद डॉक्टर धारीवाल इस जानकारी के लिए। और पॉमिला हैं शिलोंग से, बहुत देर से टेलीफोन लाइन पर, आपका बहुत स्वागत, सवाल पूछें। जी हाँ, मेरा प्रश्न है कि अभी बारिश के मौसम में जी। तो हमें पानी कितने टेम्परेचर पे उबालना चाहिए, पीने के कितने टेम्परेचर में, और फिर ये नहाने के लिए बच्चों के लिए नहाने के लिए कितने टेम्परेचर में हमें पानी उबालना चाहिए, और हमें ये पानी से कि ये फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, अगर होता है तो फिर इनका सिम्टम्स आप कुछ बता सकते हैं हमें? जी, तो डॉक्टर सूद बताइए। नॉर्मल पीने का पानी जो है अंदाजन 2 लीटर पर दिन चाहिए होता है आम आदमी को। जो वर्ल्ड हेल्थ फिगर्स है उसके हिसाब से 200 लीटर पानी रोज एक इंसान को चाहिए होता है, पर हिंदुस्तान में उसका फिगर जो है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो 40 से 50 लीटर पानी की जरूरत होती है, जिसमें नहाना धोना सब मिला के उतना पानी होता है। अब एक्चुअली पानी जो सप्लाईज होती हैं, ये तो मैं शहरी वर्गों की बात कर रहा हूँ कि पानी की सप्लाई होती है, 99.9% लोगों में इंटरमिटेंट सप्लाई होती है, कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होती है, और ये एक मेजर कारण हो जाता है बीमारियों को पनपने का, क्योंकि पाइप्स जो हैं या फ्लो है वो 1 घंटा सुबह आएगा, 1 घंटा शाम को आएगा, तो बाकी टाइम जो है वो बैक्टीरिया उसमें ग्रो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात होती है कि पानी की पाइप और स्वेज पाइप कहीं आसपास नजदीक में है, तो जब ये पाइप खाली होती है तो इसमें सक्शन वैक्यूम बन जाता है। वो वैक्यूम बनने के कारण से जो मटेरियल, गंदा मटेरियल है आसपास, वो सक इन हो जाता है पाइप्स के अंदर। तो इसलिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हो सके तो कंटिन्यू सप्लाई होना जरूरी है, और दूसरा स्वेज लाइंस और पानी की लाइंस साथ साथ नहीं होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। और यही चीज अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे घर में पानी कब आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो अब क्या करना, हमें क्या करना है? अगर शहरी वर्गों में है तो आजकल तो सभी ने अपने अपने घरों में फिल्टर्स या आरओ प्लांट्स लगाए हुए हैं। अच्छा। तो उससे प्रोटेक्शन हो जाती है पीने की पानी की या खाने के पानी की जी। और गांव में जो है वो ज्यादातर कुएं या तालाब होते हैं, और कुओं और तालाब को बारिशों के मौसम में साफ रखने के लिए 2 ही तरीके होते हैं। जी, एक बहुत संक्षेप में हमारे किसी दर्शक ने ये सवाल भी पूछा था कि ओवरहेड टैंक्स जो हैं उनकी सफाई के लिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए, वो भी थोड़ा सा जरा संक्षेप में बता दें। वो उसमें सिर्फ यही है कि एक्चुअली हर महीने जी या हर 2 महीने पे वो टैंक की जो है सफाई होनी चाहिए। अच्छा। पूरा खाली करके। ठीक है। और नीचे जितना मग जमा हुआ है वही एक चीज होती है जो जिससे बैक्टीरिया फैलते हैं। ठीक है। क्या कभी कभी फिटकरी डालने से फायदा होगा, उसमें फिटकरी डाल दें? हाँ, कहते हैं कि नीचे टैंक में नीचे जो फिटकरी का रोल है, तो उससे क्या है, जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो बैक्टीरिया नहीं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो नीचे ठहर जाते हैं, उससे उसका चांसेस कम हो जाते हैं इन्फेक्शन होने के। जी डॉक्टर शर्मा, जब भी इस मौसम का जिक्र आता है तो सबसे बड़ा जो खतरा लोगों को लगता है वो होता है डेंगू का। तो अब इससे बचाव की अगर बात करें तो क्या कुछ काम चल रहे हैं? अगर बात करें कोई वैक्सीन पर कोई कार्य है, या क्या कुछ हम आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। वैक्सीन, डेंगू वैक्सीन अप्रूवल के लिए वेट कर रही है, बट कुछ कंट्री में WHO ने परमिशन दे दी है। उन्होंने बोला है कि कंट्रीज़ अगर चाहती हैं तो वो इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। मैक्सिको है, ब्राज़ील है, इन कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में उन्होंने शुरू कर दिया है।
और इसके काफ़ी बड़े ट्रायल हुए हैं जिसमें देखा गया है कि बचाव भी काफ़ी अच्छा है, पर जो डेन 2 वायरस है वो जो कि काफ़ी कॉमन है उसके अगेंस्ट थोड़ी कम है, और जो बच्चे छोटे हैं उनका भी उनमें थोड़ा एफिकेसी कम है। अदरवाइज़ ये वैक्सीन काफ़ी अच्छी वैक्सीन है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको कुछ समय के बाद अप्रूव करेगी। WHO अप्रूवल देने ही वाली है। डॉक्टर अतुल, जब बात आती है कि वाटर कंटामिनेशन हुआ तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति उस पानी को मुंह धोने के लिए या नहाने के लिए इस्तेमाल करेगा तब भी उनका प्रभाव हो सकता है। तो अगर इस मौसम में मान लीजिए पानी आ रहा है, कंटामिनेशन हो गया, अपने तौर पर उसमें क्या सावधानी बरत सकते हैं? और ख़ास तौर पर जब आपने बात की कि त्वचा की समस्याएं होती हैं, उसके साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी, मान लीजिए चिकन पॉक्स का ख़तरा, तो इस तरह की कौन सी बीमारियाँ और क्या सावधानी बताना चाहेंगे? प्रिवेंशन के लिए जहाँ तक हो सके हमें हाइजीन पे ध्यान तो देना ही है। अगर कंटामिनेटेड वाटर है और उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जैसे डॉक्टर सूद ने बताया, तो उसको अगर हम ठहरा के रखें तो थोड़ी देर में वो बैठ जाते हैं, तो ऊपर का प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हैंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस बहुत है कि अगर हम मतलब जनरल बात प्रिवेंशन के लिए हैंड हाइजीन हाथ में लाएं, क्योंकि चिपचिप है, स्वेटिंग है, तो जहाँ तक हो सके हम हैंड हाइजीन और दिन में 2 बार अपना नॉर्मल पानी से नहाएं। और मेडिकेटेड सोप के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? नहीं, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करूंगा। मेडिकेटेड सोप एक हाइप है, और अगर हम साधारण सोप भी यूज़ कर लेते हैं या बिना साबुन के भी नहा लेते हैं तो वो उतना ही इफेक्टिव पाया गया है जी। तो बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड सोप से भी त्वचा और पैराडॉक्सिकली ड्राई हो जाती है। इसके अलावा वेदर एप्रोप्रिएट क्लोथिंग, जैसे कॉटन के कपड़े हम ज़्यादा पहने, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह से जहाँ तक हो सके बच्चे टैल्क फ्री पाउडर्स लगाएं, स्टार्च बेस्ड जो रहते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स से भी ना हमें जहाँ तक हो सके बचना चाहिए जी। और डिओड्रेंट का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, ब्रांड के साथ चलें, और अगर इरिटेशन, इचिंग या बर्निंग, कोई भी खुजली, जलन डिओड्रेंट वगैरह से रहती है तो हमें फ़ौरन उसका उपयोग बंद कर देना चाहिए जी। और इस जानकारी के बाद टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 631 में हमने आपसे पूछा था कि मधुमेह के रोग के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। 3 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुमेह से बचाव और प्रबंधन से योग काफ़ी लाभकारी होता है। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है तो योग करने से लाभ होगा, ये सही जवाब है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी देखेंगे, उससे पहले जानते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए इनमें से क्या करना उचित नहीं है। ऑप्शन ए, खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना। ऑप्शन बी, घर और घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने देना जिससे मच्छर न पनपे। या फिर ऑप्शन सी, बारिश में भीगने के बाद कई घंटों तक गीले कपड़ों में रहना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर B, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 631 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर सूद से, जिनके सामने हमने रखी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली है। डॉक्टर सूद, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। माया श्रीवास्तव, MIG प्लॉट नंबर 7, प्रीतम नगर, इलाहाबाद। माया श्रीवास्तव, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर शर्मा आपको, बरसात का मौसम बीमारियों का मौसम होता है? सही है, आपने सही फरमाया जी। डॉक्टर अतुल, बरसात में सिर्फ उन्हीं लोगों को समस्या होती है जिन्हें पहले से कोई त्वचा रोग हो? वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, लेकिन सभी को हो सकती है। डॉक्टर सूद, इस मौसम में सिर्फ दूषित जल से ही बीमारी का खतरा होगा, भोजन से नहीं? ऐसा ज़रूरी नहीं है, भोजन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। इनफैक्ट इंडिया फिगर्स में 50% ऑफ द बीमारी पानी से और 50% ऑफ द बीमारी खाने से होती है। डॉक्टर धारीवाल, बरसात का मौसम है तो मच्छर तो पनपेंगे ही। ये बिल्कुल सही बात है, उसका
रोकथाम किया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा, कैसे पता चले कि कोई बुखार डेंगू है, मलेरिया है या सामान्य वायरल है? पता लग सकता है, अगर सिम्टम्स गाइड कर सकते हैं, साइंस गाइड कर सकते हैं, पता लगाना पॉसिबल है। डॉक्टर अतुल, बालों में तेल लगाएं तो इस मौसम में बाल मुलायम भी रहेंगे और कम झड़ेंगे भी। बिल्कुल गलत। डॉक्टर सूद, कॉलेरा हो या हेपेटाइटिस, पेट की इन सभी बीमारियों के लक्षण एक ही जैसे होंगे? नहीं, दोनों के अलग अलग हैं। एक में जॉन्डिस होता है और एक में फूड पॉइजनिंग, वाटरी डायरिया, जिसको खूब पतली दस्त बोलते हैं। डॉक्टर धारीवाल, मच्छर अधिकतर कूड़े वाले स्थान या गंदे पानी में ही पनपते हैं? जरूरी नहीं है, साफ पानी में भी पनप सकते हैं और खास करके डेंगू का मच्छर साफ पानी ही प्रेफर करता है। डॉक्टर शर्मा, डेंगू के अधिकतर रोगियों में प्लेटलेट्स चढ़वाने ही पड़ते हैं? गलत आंसर। बहुत ही डिस्क्रिशन होना चाहिए इसमें, तो ये प्लेटलेट का ज़्यादा रोल नहीं है अनलेस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है। जी। डॉक्टर अतुल, अगर आसमान में बादल छाए हों तो फिर सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत क्या है? नहीं, ये सनस्क्रीन का प्रयोग बादल में, अंधेरे मतलब दिन के टाइम लगाना ही चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग वेव यूवी रेज है वो बादलों के थ्रू भी आती हैं। तो अगर किसी को सन से सेंसिटिविटी है, फोटो सेंसिटिविटी है, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, चाहे बादल हो या बारिश हो। डॉक्टर सूद, अगर किसी को उल्टी और दस्त हो रहे हों तो खाना बंद कर दें ताकि पेट को आराम मिले और तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। खाना कभी भी बंद नहीं करना है, खाना खाते रहना है। आप बहुत ज़्यादा तेल फ्राइड चीज़ें ना खाएं, दही और खिचड़ी खा लें, बट खाना ज़रूरी है। डॉक्टर धारीवाल, डेंगू होने का शक हो तो जांच कहां से करवाई जा सकती है? ये लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और बड़े बड़े अस्पतालों में इसकी सुविधा उपलब्ध है। और इस संदर्भ में एक जानकारी और देना चाहूँगा कि भारत सरकार ने एक इंडिया फाइट डेंगू करके एक ऐप बनाया है, जिसमें ये सारी जानकारी, जहाँ यदि आप अपना एड्रेस उसमें डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि क्या स्थान है जहाँ ये डेंगू की जांच की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर शर्मा, क्या कोई भी बुखार होने पर डेंगू की जांच करवानी चाहिए? नहीं, तो जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया कि उससे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं और साइंस है, रैश वगैरह, और या फिर अब्डोमिनल से कन्फ्यूजन भी हो सकता है, नाउजिया, वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। डॉक्टर कोचर, फंगल इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दवा लीजिए केमिस्ट से और ठीक हो जाएगा? बिल्कुल गलत। सेल्फ मेडिकेशन या ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स का प्रयोग फंगल में क्या मतलब किसी भी बीमारी में रिकमेंडेड नहीं है। जैसे डेंगू हो तो डिस्प्रिन या अपने आप लेने का चांस मत लीजिए, और फंगल इन्फेक्शन हो तो ये स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम तो बिल्कुल ही मत लगाइए। और 1 या 2 दिन के बाद भी अगर आपकी परसिस्ट करती है तो डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि आपका फ्रेंडली नेबरहुड डर्मेटोलॉजिस्ट है, उससे ज़रूर मिलिए। डॉक्टर सूद, फ्रिज में रखा हुआ खाना बड़े आराम से 3-4 दिनों तक खाया जा सकता है। फ्रिज 2 तरह के होते हैं। एक जो डीप फ्रीज होता है, जिसमें आप महीनों तक चीज़ को रख सकते हैं, वो अगर वैसा फ्रिज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट घरों में जो आम फ्रिज होता है उसका टेम्परेचर 4 से डिग्री से नीचे रहना चाहिए, क्योंकि 4 डिग्री के ऊपर अगर वो टेम्परेचर आना शुरू हो जाए, और स्पेशली 10 से लेके 20-22 तक जो है टेम्परेचर, वो बहुत ख़राब होता है, क्योंकि उसमें कीड़े पनपने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि आज अभी आपने फ्रिज में रखा, फिर 2 घंटे बाहर निकाल के रख दिया, फिर उसको फ्रिज में रख दिया, तो ये जो बार बार फ्रिज में निकालना और डालना जो है, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कीड़े पनपने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी डॉक्टर धारीवाल, मच्छरों को भगाने के लिए सबसे असरदार क्या है, स्प्रे, कॉइल या फिर रेपेलेंट्स? सभी का अपना अपना वो है, उपयोग है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मच्छर की बाइट से अपने आप को बचाएं। उसके लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, शरीर को ढक कर के रखें, और मच्छर को घर में ना पनपने दें और घर के अंदर ना घुसने दें। डॉक्टर शर्मा, डेंगू में खतरे के लक्षण क्या होंगे? उल्टी का तबीयत करना, वोमिटिंग, डायरिया, फिर लिवर डिस्फंक्शन, ब्लड प्रेशर का गिरना, फिर उसके बाद सेंसोरियम जैसे बेहोशी के ये होना, बेहोशी की तरफ मरीज का जाना, ये सब खतरे के लक्षण हैं। डॉक्टर अतुल, अगर कोई व्यक्ति बारिश में भीग जाए तो उसके बाद क्या किया जाए?
जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द अपने कपड़े चेंज कर लें, सूखे कपड़े पहन लें, और गीले एरियाज अगर फोल्ड्स में ज़्यादा देर कुछ सूखापन या गीलापन मतलब ज़्यादा है, मैसरेशन है, तो उसमें पाउडर डालें। अगर वो मेडिकेटेड स्टार्च वाला बेस्ड पाउडर है तो और भी बेहतर। डॉक्टर सूद, पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? बॉइलिंग, जो घर में कर सकते हैं। 20 मिनट तक पानी को अच्छी तरह से बॉईल कीजिए। 99.99% वो पानी सेफ होगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो भी सारे मर जाते हैं। डॉक्टर धारीवाल, अगर घर के आसपास पानी इकट्ठा हो या फिर कोई तालाब हो तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? एक तो उसमें मछली का प्रयोग किया जा सकता है, दूसरा कुछ केमिकल्स आते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है, और तीसरी बात कि बहुत छोटा यदि स्थान है तो उसमें जैसा जानकारी में दिया गया था जला हुआ तेल वगैरह, लेकिन उसकी एक फिल्म पूरी बननी चाहिए। ख़ास बात इसमें यह है कि यदि फिल्म में छोटा सा भी यदि ब्रेक होगा तो वो भी पर्याप्त होता है मच्छर के एग लेइंग। तो ऐसा ना हो कि 2 बूंद तेल डाला और समझा कि हाँ, सुरक्षित हो गया पानी। ना, बिल्कुल। और अब ये आखिरी राउंड है रैपिड फायर का, और इसमें हम चाहेंगे आप सभी अपने संदेश भी शामिल कर दें। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में शुरू करें। डॉक्टर धारीवाल, आप ही से, मच्छरों को पनपने से किस प्रकार रोका जा सकता है? सबसे आसान तरीका है कि पानी को यहाँ पर भी इकट्ठा हो रहा है वहाँ कम से कम ये जो है वो निश्चय करें कि हफ्ते में एक दिन, चाहे वो सैटरडे का दिन हो, संडे का दिन हो, उस दिन घर और घर के आसपास यदि नाली भी जो है वो यदि है तो उसको भी जो है निकलवाने का और खुलवाने का कोशिश जो है वो खुद करें। जी डॉक्टर सूद, पेट की बीमारियों और संक्रमण से बचाव के लिए इस मौसम में सबसे ज़रूरी क्या है? एक बार फिर बोलें। क्या प्रिवेंशन के टिप्स आप बताना चाहेंगे? एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि खाना रोज़ की रोज़ बनाएं, पानी साफ़ होना चाहिए, बनाने वाला भी, वहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ भी, और जहाँ से पानी आया वो भी साफ़ होना चाहिए। अगर किसी कारण वो पानी साफ़ नहीं हो सकता है तो उसको बॉयल कर लीजिए पीने के लिए। और अगर हो सके तो ब्लीचिंग पाउडर होता है एक, जो कि आम अक्सर मिलता रहता है, वो 1000 लीटर में 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालें तो वो पूरे पानी को साफ़ कर सकता है, और वो वाला पानी आप फिर आराम से यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि उसका कंटैक्ट टाइम जो है कम से कम 1 घंटा होना ज़रूरी है। जी डॉक्टर कोचर, इस मौसम में त्वचा और बालों की देखभाल हम किस तरह करें? अपनी जनरल हाइजीन बनाए रखें, कॉटन के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा करें, तेल मालिश बिल्कुल ना करें, और इसके साथ साथ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो आजकल काफ़ी प्रचलित हैं उनमें स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और जहाँ तक हो सके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से पूर्ण तरह एडिक्वेट ट्रीटमेंट लें। बीच में छोड़ने से रिलैप्स हो जाएगा, बाकी लोग भी उससे इन्फेक्ट होने के चांस रहते हैं। डॉक्टर शर्मा, आखिरी सवाल आपसे, इस बरसात के मौसम में बीमारियों को दूर रखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए कोई रामबाण विकल्प बताइए। अभी जैसे सभी लोगों ने बताया कि पानी को इकट्ठा ना होने दें, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, थोड़ा सतर्क रहें, और कोई भी बुखार होता है डेंगू मत मान के चलिए, और डेंगू अगर है तो लोगों का मानना है कि डेंगू इज़ डेथ, प्लेटलेट्स नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। 99% डेंगू बिल्कुल ठीक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट रेफरल नहीं होना चाहिए डॉक्टर बड़े बड़े अस्पतालों में अगर ज़रूरत पड़ती है मरीज को तो। जी, तो बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। ज़रूरत है कि ख़तरे के लक्षणों को पहचानें। डेंगू में ख़ास तौर पर कहा जाता है कि अगर 1000 लोग इससे ग्रस्त होते हैं तो शायद 2 लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पैनिक ना करें और सभी तरह से सतर्कता बरतें, तभी आप रहेंगे स्वस्थ और बरसात के मौसम का मज़ा भी ले पाएंगे। आपसे विदा लें उससे पहले ये ज़रूर कहना चाहेंगे, विशेषज्ञों की इन कही हुई बातों पर ज़रूर अमल करें, और एक शायर का बहुत खूबसूरत शेर है, उसके अंदाज में बारिश का भी लुत्फ़ लें। वो ये कहते हैं कि परदेश में क्या महसूस करें, बारिश का मज़ा, मिट्टी की महक, गांव में जब अपने होती थी, बरसात से खुशबू आती थी। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।